अनुमति मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, रैली हम करेंगे कि हर घर से एक व्यक्ति और एक लाठी। रैली हम 22 तारीख को करके रहेंगे। क्या जाटों को घुसने दिया जाएगा? मुझे रोकने की हिम्मत नहीं है, हनुमान बेनीवाल को तो तब रोका जाएगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा करना चाहते हैं। जब भी भरतपुर हनुमान जी जाते हैं तो एक जलजला युवाओं के अंदर आता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। 22 तारीख आप सभी के जहन में बैठ चुके हैं क्योंकि 22 तारीख को भरतपुर में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। बहुत बड़ी मैं कहूंगी कि जनसभा भी इसे कह सकते हैं। आरएलपी का तो उसमें अहम योगदान माना जा रहा है। और क्यों ये रैली हो रही है, मैं अपनी खबरों के माध्यम से भी आप लोगों को बता रही हूँ कि जाट आरक्षण को लेकर जो है इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज इसी पर जो है ज्यादा जानकारी और आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगी। मेरे साथ ब्रजेश जी है, सरपंच है पथेरा के, उनका बहुत स्वागत करूंगी। और एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि 21 तारीख को इस रैली का आयोजन भरतपुर में किया जा रहा था, लेकिन नीट पेपर के चलते इस रैली को जो है स्थगित कर दिया गया। अब ये रैली 22 को होने वाली, लेकिन अभी भी रुक जाइए, अड़चने थोड़ी सी आ रही हैं। वो अड़चने क्या है मैं ब्रजेश जी से पूछूंगी, बहुत स्वागत करूंगी। कैसे हैं वो जान लेते हैं। ब्रजेश जी बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी आपका कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले प्रस्तावित हमारी 21 जून हमारी प्रस्तावित हुई थी महारैली के लिए। नीट वाले बच्चे आदरणीय सुप्रीमो हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब के पास में पहुँचे। उन्होंने जाकर के उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपकी रैली में भी आना चाहते हैं, और ऐसा ना हो कि क्योंकि आपकी रैली नहीं आपका रेला होता है, तो यदि कोई बच्चा आपके उस जाम में फंस गया और उसकी वजह से यदि एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो भाई साहब ने कहा कि नहीं, मैं किसी के भविष्य के साथ में इस तरीके से खिलवाड़ नहीं कर सकता। उनके भविष्य की चिंता करते हुए भाई साहब ने हम लोगों से कहा, जाट आरक्षण संघर्ष समिति से और अपने आरएलपी के लोगों से हमने एक सामूहिक मीटिंग करके और हमने डिसाइड किया, भाई साहब से भी निवेदन किया कि हम इस तारीख को 21 की जगह 22 की रख लेते हैं। भाई साहब ने हमारी बात का समर्थन किया और 22 तारीख डिसाइड हो गई। इसके चलते हम परमिशन के लिए जाते हैं कलेक्टर साहब के पास में। फर्स्ट मुलाकात जब हमारी कलेक्टर साहब के साथ में होती है तो कलेक्टर साहब हमारे प्रति बड़े सकारात्मक रवैया अपनाते हैं। और किसी चीज़ के लिए, हाँ, हमने जो स्थान चुना था पहले वो नुमाइश मैदान चुना था। भरतपुर के अंदर एक नुमाइश मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है वो, तो वो नुमाइश मैदान चुना हमने। तो कलेक्टर साहब ने हमसे कहा कि आप इस नुमाइश मैदान को मत रखो, कुछ टेक्निकल कारण हैं, वहाँ पे काम भी चला हुआ है और उसका एक ही गेट आज की तारीख में चालू है। तो हमने कलेक्टर साहब की बात को मान लिया था। कलेक्टर साहब की बात मान ली हमने। उनसे कहा कि आज तक चाहे प्रधानमंत्री की मीटिंग हो, चाहे मुख्यमंत्री की मीटिंग हो, चाहे अन्य दलों के बसपा की मीटिंग हो, चाहे आरएलडी की मीटिंग हो, कॉलेज ग्राउंड है हमारा, बहुत बड़ा ग्राउंड है कॉलेज ग्राउंड, जो शहर के बीचों बीच है। हमने कहा हम अपनी रैली को कॉलेज ग्राउंड में रख लेते हैं। लेकिन उनका जो ये ढुलमुल रवैया प्रशासन का, उसके बाद में जो नजर आने लगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शासन की तरफ से कोई ना कोई इस तरीके का एक दबाव बनाया जा रहा है कि प्रशासन हमसे कहता है कि आप रैली को कम से कम 10 से 12 किलोमीटर दूर, शहर से दूर रखो। क्यों भैया? इतना सभ्य समाज है हमारा भरतपुर के अंदर, आज तक कोई एक ऐसी बात नहीं बता सकता कि इस समाज की वजह से और लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ हो। हमने प्रशासन से भी ये बात कही, हमारे समाज को भी हमने निवेदन करके कह रखा है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा करना चाहते हैं और प्रशासन का जो रवैया है वो बड़ा नकारात्मक है हमारे प्रति। जाट इतनी संख्या में भरतपुर, धौलपुर और डीग में रहता है, वहाँ बहुतायत सबसे ज़्यादा जाटों की है। उसके बावजूद भी इस तरीके का शासन का और प्रशासन का जो रवैया है वो बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। हमारे भाई साहब सुप्रीमो ने भी कह दिया और हम लोगों ने भी आपके माध्यम से प्रशासन से भी कह दिया, रैली हम 22 तारीख को करके रहेंगे और कॉलेज ग्राउंड में ही करेंगे। आप अनुमति दो या ना दो,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़, आज जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि जाट समाज पे कुछ लोग ब्लेम लगाना चाहते हैं लोकसभा चुनाव हराने का। तो मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर बीजेपी के लोग और खासतौर से वहां के लोकल एमएलए वही साथ में नहीं थे। जो भाजपा का जो लोकसभा उम्मीदवार था उसके साथ ही नहीं थे वो लोग। बीजेपी के लोगों ने तो और गांव-गांव जाकर के प्रचार प्रसार किया कि किसी भी तरीके से लोकसभा कैंडिडेट को हराना है, और नतीजा भी वही हुआ कि लोकसभा कैंडिडेट बीजेपी से हारा। तो बजाय जाट समाज पे ब्लेम लगाने के ये बीजेपी पे ब्लेम लगाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। उस हार को ये अपने माथे पे लें बजाय जाटों पे ब्लेम लगाने के। तीसरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का माहौल एक भरतपुर में बनाया जा रहा है, ये युवाओं की लड़ाई है, युवाओं के अधिकार की लड़ाई है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार होता है। जाटों ने अपनी बात रखी है। सीएम भरतपुर से आते हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जाट समाज को आश्वस्त किया था सीएम साहब ने कि लोकसभा चुनाव के बाद में मैं आपकी बात मजबूती के साथ रखूंगा और आरक्षण आपको दिलवा करके रहूंगा। आज लोकसभा चुनाव को 2 साल हो चले, 2 साल में एक बार भी आरक्षण के मामले पे सीएम साहब नहीं बोले। भरतपुर के लोकल निवासी हैं वो, उनको क्या भरतपुर का कोई दर्द नजर नहीं आता? उनको आगे चल के आना चाहिए, समाज को उसका अधिकार दिलाना चाहिए। हम कहते हैं इस बात को, लाखों की संख्या में जाट समाज इकट्ठा होकर के उनको धन्यवाद सभा के रूप में उनको बुला करके धन्यवाद देंगे। हमें 22 तारीख से पहले आरक्षण दिलवा दो, क्या जरूरत पड़ रही है? कोई मीटिंग नहीं करेंगे, हम तो आपको बुलाएंगे, धन्यवाद सभा करवाएंगे भरतपुर के अंदर, उसी कॉलेज ग्राउंड में जाटों की एक बहुत बड़ी सभा करवाएंगे और आपको धन्यवाद दिलवाएंगे। आप हमारे अधिकारों को दिलवाओ तो सही, हमें हमारा आरक्षण हमें दिलवा दो। हमें कोई शौक थोड़ी है कि हम धरनों पे बैठें या फिर ये रैलियां करें, या फिर इतने फालतू थोड़ी हैं जो घरों से इस फालतू का समय लेकर के घूमते रहें। हम किसान कौम में जन्म लिया है हम लोगों ने, हम खेती किसानी करने वाले लोग हैं, हमको खेती किसानी से ही फुर्सत नहीं मिलती। ये तो जबरदस्ती हमारे साथ में जब कुठाराघात इस तरीके से हो रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य को हम देख रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि कुमेर में एक गांव पड़ता है कोडेर, वहां से एक ही घर से 2 बच्चों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया। सिर्फ एक बच्चा 2 अंकों की वजह से रह गया। यदि हमारा केंद्र में आरक्षण होता तो आज कहीं ना कहीं जिले में वो जिला कलेक्टर लगा हुआ होता। कितना बड़ा नुकसान होता है। आप ये देखो कि सिर्फ भरतपुर, डीग और धौलपुर, राजस्थान के अंदर 3 जिले केंद्र के आरक्षण से वंचित हैं और सारे जिलों को आरक्षण मिला हुआ है। भरतपुर के अंदर एक ही तो राज परिवार है और तो सब आम परिवार हैं। तो भाई जब सारे जिलों को मिला हुआ है आरक्षण, तो इनको कहां देने में दिक्कत आ रही है? बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। मैं पिछली कांग्रेस की सरकार में पथेना से जाट आरक्षण की लड़ाई शुरू हुई। हमने पहली रैली पथेना में की, फिर खेड़ली मोड़ पे की। हमने शासन पे दबाव बनाया और यहां से अवसंसा की चिट्ठी दिल्ली के लिए लिखवाई। हमें दिल्ली से बुलावा आया, ओबीसी आयोग से जाकर के हम लोग मिले। उसके बाद में उन्होंने जो इस आरक्षण के मुद्दे को जो मंत्री जी देख रहे थे, उन मंत्री जी से भी जाकर के हमारा प्रतिनिधिमंडल, मैं खुद साथ में था, हम लोग मिले। उन्होंने हमसे खुद ने ये बात कही कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी आपकी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ओबीसी जो आयोग की जो रिपोर्ट बनती है वो भी आपकी कंप्लीट बन चुकी है। खाली एक नोटिफिकेशन, संसद में एक नोटिफिकेशन जारी होना है
और उस नोटिफिकेशन को जारी होते ही आपको आरक्षण मिल जाएगा। तो ये जो गुमराह करने की, समाज को गुमराह करने की जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं, भाई इसी समाज की आपको आगे चल के आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके से गुमराह करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। और मैं तो आपके माध्यम से शासन और प्रशासन दोनों से यही निवेदन करूंगा, ये हमारी रैली हम शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, हमें शांतिपूर्ण तरीके से कर लेने दिया जाए। यदि इसमें कहीं भी कोई अशांति फैलाना आप चाहते हैं तो पुरजोर तरीके से शासन और प्रशासन इसका जिम्मेदार रहेगा। यदि कोई भी किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर कोई खराब होता है तो उसका शासन और प्रशासन पूर्ण रूप से उसका जिम्मेदार होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपने जिक्र किया डीग, धौलपुर और भरतपुर का, कि इन तीनों जिलों में जो है आरक्षण नहीं है जी। भरतपुर से जो है सीएम साहब आते हैं जी। अब उनका गढ़ हो गया है, हालांकि वैसे जाटों का गढ़ कहा जाता है जी जी। क्या जाटों को घुसने दिया जाएगा? जाट इन द सेंस में बात कर रही हूँ आरएलपी का, क्योंकि आरएलपी आप भी समझते हैं कि जब हनुमान बेनीवाल चलते हैं तो उनके साथ रैली नहीं रैला आता है पूरा का पूरा, लाखों की संख्या में जो है लोग भरतपुर पहुंचेंगे। क्या उस गढ़ में घुसने दिया जाएगा आरएलपी को? मैं आपको आपके माध्यम से बताऊं कि हनुमान बेनीवाल के मैं हनुमान बेनीवाल का पक्का सिपाही हूं, मुझे रोकने की हिम्मत नहीं है। हनुमान बेनीवाल को तो तब रोका जाएगा, मुझे तैयारी पहले कर ली गई है, आप लोगों को परमिशन नहीं दी जा रही। चलिए 21 को मैं मान सकती हूँ, बच्चों के एग्जाम्स है, नीट तो 22 उस तारीख को कर दिया गया, 22 को रैली होना है हर हाल में होनी है, लेकिन 22 की भी आप लोगों को परमिशन नहीं मिल रही है, तो क्या प्रशासन को भी डराया जा रहा है? मैं पहले ही आपको बता चुका इस बात के लिए कि रैली तय तारीख पर और तय स्थान पर ही होकर के रहेगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो परमिशन दें या ना दें। तो आप लोग क्या करेंगे? हम रैली करेंगे। किस तरीके से करेंगे? जब प्रशासन आपके आड़े आ जाएगा, आगे आ जाएगा, बैरिकेडिंग कर देगा, लाठी डंडे लेकर खड़े हो जाएंगे, तो आप लोग क्या कर लेंगे? हम इतने कमजोर नहीं हैं, महाराजा सूरजमल की धरती से हम लोग आते हैं। और शासन प्रशासन मैं आपके माध्यम से पहले भी कह चुका इस बात को कि यदि वो अशांति फैलाना चाहेंगे तो आप लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचेंगे। हम तो ऐलान करते हैं इस बात का। हमने हर जगह अपनी सभा में ये बात कही है कि हर घर से एक व्यक्ति और एक लाठी अपने साथ लेकर के उस मारे लिए माना है। मतलब ये आप लोगों ने पहले कह दिया कि भैया कैसे भी करके हमको जो है रैली करनी है और लाठी लेकर आनी है, एक तरफ से लाठी बजेगी तो दूसरी तरफ से हम लोग तैयार हैं। ये पहले हमारे समाज का ये शस्त्र है। लाठी हमारी जिस तरीके से आज एक मोबाइल हिस्सा बन चुका है बॉडी का, उस तरीके से हमारे समाज का पहले एक लाठी बॉडी का हिस्सा थी। हम उस चीज को लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि आप अपने अस्तित्व के लिए पुरानी चीजों पर जाओ। जब तक पुरानी चीजों को आप नहीं अपनाओगे तब तक आप इसी तरीके से अपना जो स्वाभिमान है, जिस तरीके से आज जाटों के साथ हो रहा है, वो स्वाभिमान गिरता रहेगा। तो भजनलाल जी को डंडे का जोर दिखाएंगे? अब आम जनता भी भजनलाल जी को डंडे का जोर दिखाएगी। मैम, हम तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते। हम तो आपके माध्यम से कह तो रहे हैं कि 22 तारीख से पहले आरक्षण दे दो। हम आपको धन्यवाद सभा में लाखों की संख्या में धन्यवाद सभा करवाएंगे। अच्छा, क्या वजह रही होगी कि इन 3 जिलों को ही जो है आरक्षण से वंचित रखा गया है? पहले 2014 में ये आरक्षण हमारा खत्म किया गया था, दोनों जगह से, केंद्र से भी। और उसमें कारण ये रहे कि जो ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट थी वो नहीं दी गई, और जो ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट यहाँ से पहले भेज रखी थी, उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं खामियां रहीं। उन खामियों की वजह से और वहाँ से ओबीसी में जो केंद्र से भी और स्टेट से भी हमारा आरक्षण खत्म कर दिया गया। बाद में 2015 में ओबीसी आयोग ने दोबारा से रिपोर्ट करवाई और उन खामियों को दूर किया गया, और उसके आधार पर फिर हमें राज्य में 2017 में हमें राज्य में आरक्षण दे दिया गया। लेकिन केंद्र का मामला हमारा फंसा रहा। जब केंद्र में बात की गई तो एक्चुअल में क्या, स्टेट ने जो अवसंसा जाती है स्टेट की तरफ से,
तो वो स्टेट की तरफ से अनुशंसा केंद्र में गई नहीं थी। जब बाद में ये मुद्दा उठाया गया हमारे लोगों द्वारा, मुद्दा उठाने के बाद में केंद्र ने भी वो ओबीसी की रिपोर्ट करवाई, आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट होती है, और स्टेट से भी अनुशंसा चली गई। आज की तारीख में पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पल्ले में है आरक्षण। यदि राज्य सरकार पैरवी कर दे तो एक मात्र नोटिफिकेशन जारी होना है संसद के अंदर, और नोटिफिकेशन के आधार पर हमें आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन पैरवी करे कौन? पैरवी करना ही नहीं चाहते, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं आरक्षण के आधार पर। यदि जाटों को आरक्षण मिल जाएगा तो वो वहां पे उनके बच्चे संपन्न होंगे, अच्छी कुर्सियों पर बैठेंगे जाकर के। उस तरीके का एक माहौल क्रिएट कर रखा है। आज 25-26 साल हो गए मैम इस लड़ाई को लगातार लड़ते हुए। 25-26 साल से जाट समाज, आप सोचो कि केंद्र की कितनी नौकरियों में जाट समाज के बच्चे होते, किन कुर्सियों पर बैठे हुए होते। जिस तरीके से दूसरे समाजों को जो आरक्षण मिला हुआ है, आज स्टेट में ही आप देखो, गुर्जर समाज को 5% एमबीसी का फायदा मिलने से आज उनके कितने बच्चे आरएएस और कितने बच्चे पुलिस में सब इंस्पेक्टर, एसडीएम बने हुए बैठे हैं, सीआई बने हुए बैठे हैं। तो जब सबको मिला हुआ है तो हमें क्यों नहीं? मुद्दा यह है मैम। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि हनुमान बेनीवाल जी ही क्यों? सुनिएगा, जाट बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे होकर भी गए हैं, और अगर मैं भरतपुर की बात करूं तो महाराजा भी है अभी। तो उन्होंने आगे आने की कोशिश नहीं की। भजन जी तो चलिए अभी आए हैं, इससे पहले भी कई सारे ऐसे कद्दावर नेता रहे हैं जो जाट समुदाय से आते। क्या कभी उन नेताओं ने नहीं सोची कि इन 3 जिलों के लिए हम कुछ करें? मैं बताना चाहूंगा कि लोकसभा में भी जब जब आवाज उठाई भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों के आरक्षण के लिए, तो हनुमान जी ने उठाई। क्यों एक हनुमान बेनीवाल जी? उनका छात्र राजनीति से ही भरतपुर से एक बड़ा लगाव रहा है शुरू से ही। जब भी कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा कोई भी फंक्शन हो, शादी विवाह, हमेशा वो भरतपुर आते जाते रहे। मैंने हमेशा देखा है कि जितना गुणगान भरतपुर के जाट नेता नहीं करते महाराजा सूरजमल का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमेशा वो महाराजा सूरजमल का गुणगान करते हुए फिरते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी मूर्तियां महाराजा सूरजमल की भरतपुर के जाट नेताओं ने नहीं लगवाई, इतनी मूर्तियां अकेले हनुमान बेनीवाल जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अभी आपने देखा मेरठ के अंदर जो मूर्ति अनावरण करके आए थे, वहाँ वो मान भी आए थे, पंजाब के सीएम साहब भी आए थे और हनुमान जी भी गए थे। तो एक भरतपुर से हनुमान जी का बहुत बड़ा लगाव है। वो अपने आप को भरतपुर का मानते हैं और भरतपुर का जो युवा है वो उनका बड़ा फैन फॉलोवर है, बहुत बड़ा फैन फॉलोवर है भरतपुर का युवा। तो जब भी भरतपुर हनुमान जी जाते हैं तो एक जलजला युवाओं के अंदर आता है। और अब जब ये आरक्षण की बात भरतपुर में चली तो उन्होंने आगे से चल के ये पहल की कि एक दिन आप रैली तय करो और इस आरक्षण के लिए मैं एक दिन रैली करने आऊंगा। तो ये बात उनकी तरफ से खुद कही गई, आरक्षण संघर्ष समिति से भी और हम आरएलपी के लोगों से भी। फिर हमने सबने बैठ करके बातचीत की और तब हमने ये समय और जगह निश्चित की। अच्छा, एक और आखिरी सवाल पूछूंगी, 22 तारीख कहाँ दर्ज होने वाले, इतिहास में दर्ज होगी, कहाँ दर्ज होगी? क्योंकि मैं तो लोगों को देख रही हूँ कि लोग कह रहे हैं मैडम फलानी जगह से हमारे, ढिमकानी जगह से आ रहे, लाखों की तादाद में आ रहे हैं। तो मुझे बताइए कि 22 तारीख को कितने लोग जो है एक अनुमान से पूछते हैं कि आप आरएलपी के अगर कार्यकर्ता तो बहुत ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो ये बताइएगा कि आज आप बेनीवाल जी से मिले तो बेनीवाल जी ने क्या कुछ कहा है और कितनी जनसंख्या में जो है जनता भरतपुर पहुंचेगी? पूरे हिंदुस्तान भर से लोग आएंगे भरतपुर की उस विरासत को देखने के लिए और उस रैली में शामिल होने के लिए। ये इतिहास के उन पन्नों में लिखा जाएगा, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 22 तारीख लिखी जाएगी।
आने वाली पीढ़ियां भी उस 22 तारीख को देखेंगी और याद करेंगी। मैं आपको रिकॉर्ड तोड़ बता रहा हूं कि उस दिन पूरा आगरा से और बीकानेर वाला जो हाईवे है वो जाम हो जाएगा। और मैं कम से कम बताऊं आपको 4 से 5 लाख की भीड़ उस महारैली, हुंकार महारैली में शामिल होगी और 36 कौम के लोग आएंगे। जाटी जाट नहीं, 36 कौम के लोग उस महारैली में आएंगे। और हनुमान जी से मैं मिला, हनुमान जी ने भी यह आश्वस्त किया कि कोई नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रशासन का ये रवैया चलता रहता है और अनुमति मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, रैली हम करेंगे। और भाई तुम तो तैयारियों में जुटो और हम अब आपके पास से ही जाएंगे, पहले से भी तैयारी हमारी चालू ही है। और बस हम गांव-गांव जा रहे हैं पीले चावल लेकर के, और गांव-गांव पीले चावल लोगों को दे रहे हैं। हर गांव में, जिस गांव में हम जा रहे हैं वहां पे हम लोगों के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी हो रही है और खुद आगे से चल के कह रहे हैं कि हमें कोई साधन भेजने की जरूरत नहीं है आपको, हम अपने साधन लेकर के आएंगे। और हजारों की संख्या में, क्योंकि आप एक एक के लिए कह रहे हो कि एक एक आदमी और एक एक लाठी, जितने आदमी होंगे घर में उतने आदमी आएंगे और औरतें भी आएंगी, लेडीजें भी आएंगी मीटिंग के अंदर। नहीं है, आप देखना, आप आना, आपके लिए निमंत्रण दे रहा हूं मैं, आप आओ, देखना जलजला उठेगा उस दिन भरतपुर के अंदर। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो देखिए, पीले चावल मैंने पहले ही कहा था ना, आपको कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको बताया था कि पीले चावल बंटने शुरू हो गए हैं। 22 तारीख की ये रैली कितनी ऐतिहासिक होने वाली, कितनी भव्य होने वाली है, वो तो मैं खैर 22 तारीख को वहां जाऊंगी, ग्राउंड रिपोर्ट करूंगी, तो आप लोगों को जरूर जो है हमारे समाचार के माध्यम से अपडेट देती रहूंगी। खैर हनुमान बेनीवाल ने कह दिया, भैया अगर सीधे सीधे नहीं मानेंगे तो लाठी का जोर है हमारे पास। और अभी ब्रजेश कह ही रहे हैं कि हर घर से जो है एक व्यक्ति लाठी लेके आने वाला है। अब खैर ये रैली वैसा तो दिलचस्प होने वाली है, देखने लायक भी होने वाली है। और जाट आरक्षण को लेकर जो अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा है वो जाट आरक्षण है। 3 जिलों को जो है आरक्षण नहीं मिला हुआ है, बच्चे जो है वंचित रह जाते हैं इस आरक्षण से। तो ये रैली क्या जो है सकारात्मक रुख लेकर आती है, क्या आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा, रैली होगी नहीं होगी, प्रशासन से परमिशन जो है मिलेगी नहीं मिलेगी, वो अपडेट जो है मैं आपको देती रहूंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।